नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कल से ये कहा जा रहा है कि पत्थर का सीना चीर मोदी बचा लाए कर्मवीर। जिन 41 कर्मवीरों को उत्तरकाशी के टनल से रेस्क्यू किया गया, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में सरकार से लेकर रेस्क्यू में जुटी पूरी मशीनरी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। सुनिए बातचीत का ये अंश। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। और मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। आपने ये बातचीत सुनी, लेकिन इन्हीं लोगों के रेस्क्यू से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का मीम बनाया था। तो रेस्क्यू के बाद मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने 2 रैट होल माइनर्स का मजहब देखकर यह बताने की कोशिश की कि ये कमाल सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद अता हसनैन समेत कुछ अफसरों का नाम लेकर डाइवर्सिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश भी हुई। मैं मानती हूं कि वहां 2 नहीं 14 रैट होल माइनर्स थे। सभी शाबाशी के काबिल हैं, और अगर नाम सुने तो वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, फिरोज रशीद, इरशाद नसीम, मोनू नसरी, अंकुर, जतिन, सौरभ, देवेंद्र, ये सब बधाई के पात्र हैं। सभी शाबाशी के काबिल भी हैं। रेस्क्यू मिशन में करीब 652 लोगों की मेहनत रंग लाई। और सैयद अता हसनैन, जिन्होंने देश की सेना के लिए अपना जीवन खपा दिया, क्या उनकी पहचान इस तरह से कराई जाएगी? बस इसी तरीके से कि हाँ, वो माइनॉरिटी से हैं, वो मुसलमान हैं, इसलिए ये डाइवर्सिटी की विक्ट्री हुई है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, उनकी लगभग 40 साल की सर्विस, उसका एक पहचान आज निकला, वो ये कि उनका मजहब क्या है। सवाल पब्लिक का है कि क्या इस तरह के रेस्क्यू मिशन में भी इस तरह का बंटवारा इसलिए करने की कोशिश हुई ताकि नरेंद्र मोदी के काम पर पानी फेरा जा सके, कहीं उनका नाम ना हो जाए, कहीं लोगों के जहन में ये ना आ जाए कि ये जो भी कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। क्या ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की उसी सोच का नतीजा है जिसका आरोप राहुल गांधी, ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं पर लगता आ रहा है? वैसे दिलचस्प ये भी है कि तेलंगाना में मुस्लिम वोटों के लिए राहुल गांधी और ओवैसी के बीच खूब तनातनी हुई। दोनों ने एक दूसरे को बीजेपी का बी टीम बताया। उधर आज अमित शाह ने ममता बनर्जी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बंगाल से मोदी के लिए 2024 का वोट भी मांग लिया। सवाल पब्लिक का है, जब मोदी सबके, तब क्या राहुल, ममता और ओवैसी जैसे नेताओं के बीच वोट बैंक की फाइट है? संकट आया, मोदी ने सबका साथ निभाया, क्या विपक्ष इसी से घबराया? यही है आज सवाल पब्लिक का। तेलंगाना
में प्रचार के बाद राहुल गांधी आज सीधा केरल पहुंचे और केरल में आज उन्होंने कहा कि वायनाड उनका दूसरा घर है और केरल एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है। वायनाड दूसरा घर तो पहला घर कौन सा है? अमेठी में भी क्या उनका कोई घर है? खैर, इन बातों का जवाब तो शायद राहुल गांधी ही जाने। लेकिन बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि राहुल गांधी मुस्लिम वोटों के लिए वायनाड गए थे। इस बीच राहुल और ओवैसी के बीच जमकर वार पलटवार हुआ है। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, सीधी सी बात है। मैं फिरका परस्त हूं तो महाराष्ट्र में शिवसेना क्या सेकुलर हो गई? शिवसेना के साथ अलायंस कर लिए, उद्धव ठाकरे को दूल्हा बना दिए। उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके बोलता है हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। बोलो राहुल गांधी, तुमको फख्र है? तुमको फख्र ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने तो मस्जिद के ताले खुलवाए थे। मस्जिद का नुकसान तो मेरा हो गया ना। तुम तो सेक्युलर हो, तुम दूध के धुले हुए हो, तुम्हारा पूरा खानदान दूध का धुलावा है। इस मुल्क में गुनाहगार तो हम ही हैं। जिसके चेहरे पे टोपी और दाढ़ी है वही गुनाहगार है। राहुल गांधी और ओवैसी दोनों को मोदी को हराना है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक कॉमन। उधर छुट्टियों का वोट बैंक वाला कैलेंडर निकालने वाले राज्य बिहार में सरकार चला रही आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी दावा सुन लीजिए। 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? सब जगह जीतेंगे हम लोग, सब जगह अच्छा रिपोर्ट आ रहा। मोदी को खत्म, मोदी का खेला खत्म है। लालू से पहले मोदी से खेला होबे की हुंकार ममता बनर्जी भरती रही हैं, लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मोदी के मिशन 2024 की शुरुआत कर दी। सुनिए उनका बंगाल में ये बयान। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो आज सवाल पब्लिक का, क्या अहमद हो या विजय, नरेंद्र मोदी सबको जोड़ रहे हैं? राहुल ओवैसी वोट के लिए तोड़ रहे हैं? क्या राहुल को मुस्लिम वोटों के लिए वायनाड दूसरा घर लगता है और इसलिए ओवैसी से उनकी जंग है? क्या नरेंद्र मोदी से खेला होगा का दावा सच साबित नहीं होगा क्योंकि अमित शाह मिशन 2024 में जुट गए हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी, डॉक्टर वरुण पुरोहित नेता हैं कांग्रेस के, आदिल हसन प्रवक्ता हैं AIMIM के, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार है, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी वरिष्ठ पत्रकार है। और मेरा पहला सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे, अब एक इकोसिस्टम है और एक राहुल गांधी हैं, दोनों को बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं मोदी की झोली में कल के सिल्क-यारा टनल के जो बचाव का कार्य है वो उनके झोली में ना चला जाए सारा क्रेडिट,
तो शुरू हो गए ये कहने के लिए कि अरे भाई इसमें तो सबसे बड़ा रोल किया है वकील हसन और मुन्ना कुरैशी ने। जरूर किया है, हमारे हीरो हैं, लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों ने किया? बाकी 12 जो रैट माइनर्स थे वो कहां हैं? उनका नाम लेने में क्यों दिक्कत है? और दूसरी बात, हर बार किसी भी काम में इस तरह की राजनीति करना ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता नहीं दिखाता कांग्रेस पार्टी की, जो कल से मीम पर मीम डाले जा रहे हैं कि कैमरा चलाओ, प्रधानमंत्री के पास कोई समय नहीं है। बल्कि एक नेता ने तृणमूल कांग्रेस के तो ये भी कर दिया, तेजस में जाते हैं, शायद अब तेजस ही क्रैश हो जाएगा, पनौती वगैरह वगैरह। वरुण पुरोहित जी, इतनी दूर, इतने निचले स्तर पर जाना जहां 41 मजदूरों की जान खतरे में थी, क्या जरूरी था? नाविका जी, सबसे पहले तो रेस्क्यू टीम को और आप सभी मीडिया वालों को जिन्होंने पब्लिक को सारी चीज दिखाते हो, आप लोग भी एक मीडिया वॉरियर्स हो, आपको सबको सल्यूट करता हूं। देखिए, एक आत्ममुग्धता, कपोल कल्पित आत्ममुग्धता से ग्रसित आपदा में अवसर ढूंढने वाले क्रेडिट ग्रैबर्स की मानसिकता है। एक चापलूस चालीसा की रचना की जा रही है। हर बात में कोई गांधी परिवार है, राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म, विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। और इसकी तो जुडिशियल प्रोब अब तक अनाउंस कर देनी चाहिए थी कि कौन सी कंपनी का क्या है। जब आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो कि उस पर ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, तो सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है, किसी कंपनी का नाम भी आ रहा है, तो उस पर जुडिशियल प्रोब कर देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार को डिक्लेयर कर देते किसी सुप्रीम कोर्ट जज से कि भाई कंपनी का काम है, क्या है, वहां पे क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों टनल बनाई जा रही है। जब मैन मेड डिजास्टर है, एक्ट ऑफ गॉड है। जब मुझे तो आज याद आ रही है सुंदरलाल जी बहुगुणा के चिपका आंदोलन की, जब वो पूरे उत्तराखंड के लिए, सब जगह के लिए अपने पूरा जीवन लगाया उन्होंने। तो ऐसी क्या जरूरत आ रही है आपको टनल बनाने की? तो जनता को, देश को बताएं कि कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो या कोई कॉमर्शियल पूंजीवाद के हिसाब से बना रहे हो, कोई रेवेन्यू मॉडल, हर चीज में रेवेन्यू मॉडल करते हैं उसलिए बना रहे हो। देखिए, जो अब आपने मोदी जी की बात की, मोदी जी को क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मोदी जी अब इतने प्रधानमंत्री हो गए, 2 बार के हो गए, उनको ऐसी क्या पब्लिसिटी, प्रोपोगंडा की भूख है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल फिल्मी सिस्टम बना दो। हर चीज में इवेंट, जैसे कोई इलेक्शन इवेंट, कंपनी को ही आपने वोट दिया, तो पब्लिक परेशान है। रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण पे फोकस होना चाहिए। टनल का काम अद्भुत किया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, हम सब उसके स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आप उसको, हर चीज को, अब जैसे आपने कहा भी वोटों के लिए बता रहे, वोट के लिए तो क्या मोदी जी नहीं कर रहे वोटों के लिए? मथुरा यात्रा वोटों के लिए नहीं करी, जयपुर में यात्रा नहीं करते, किस प्रकार के सब तरह के, वो भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो इसमें मोदी जी करें तो सही और दूसरा करे तो सही, अनुचित, वो गलत चीज है। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो फिर आपका एजेंडा और मोदी जी के एजेंडे में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई कांग्रेस अलग नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी शायद ठीक ही कहते हैं बी टीम के बारे में जो कहते हैं, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपको बिल्कुल ताजा, जिसको कहते हैं ना गरम गरम, एक ट्वीट आया है कांग्रेस के मीडिया सेल से। सुप्रिया श्रीनेत ने डाला है और कहा है, सुनने में आ रहा है कि पनौती के प्रकोप से घबराकर साहेब कल टनल नहीं गए और तेलंगाना में प्रचार के अंतिम दिन भी चुपचाप काट लिए। अब कुछ दिन पनौती साबित होने से बचना चाहते हैं, लेकिन जो है सो है। अब सुप्रिया श्रीनेत का नया ट्वीट आ गया है। अब इसमें क्या दिख रहा है? अभी वरुण पुरोहित जी ने भी सबको बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री या उत्तराखंड के सरकार को नहीं दी, जो सारे कर्मवीरों ने दी। ऐसा क्यों? नाविका जी, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को जिस मानसिकता के लिए जाना जाता है और गांधी परिवार के साथ जो चीजें जुड़कर आती हैं, कांग्रेस उसी को साबित कर रही है। गांधी परिवार उसी को साबित कर रहा है। मैं ये तो नहीं मान सकता कि सुप्रिया श्रीनेत या हमारे वरुण पुरी जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो गांधी परिवार की अनुमति के बगैर है। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो बिना गांधी परिवार की रजामंदी के हो, ये कोई कैसे मान सकता है? और प्रधानमंत्री के लिए एक नफरत ये क्यों है गांधी परिवार में, क्यों है कांग्रेस पार्टी में? इसका तो बड़ा आसान निष्कर्ष है। आप जानते हैं इस बात को कि भाई जिस व्यक्ति को पूरी पार्टी ने, जिस व्यक्ति को मीडिया के एक बहुत बड़े समूह ने मिलकर युवराज बनाया था, मुझे याद आता है आशुतोष जी संभवतः हैं साथ में, मेरे बॉस थे, और हेडलाइन चलती थी युवराज, कांग्रेस की युवराज। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उस युवराज को अमेठी से बुरी तरह हरा के अगर भेज दिया, जाके वायनाड जाके पनाह लेनी पड़ी, तो नफरत मोदी से क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी को लगता था कि हम ही देश है,
हमारे बगैर देश नहीं है। उस पार्टी की यह स्थिति आ गई कि आज उत्तर प्रदेश में उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है 2-2 सीटों के लिए। तो मोदी जी से नफरत क्यों नहीं होगी? अगर मोदी जी 2014 में नहीं आते तो क्या पता कांग्रेस का ही फल फूल रही होती। तो नफरत तो होगी। और पनौती तो ठीक है, आप कहते हैं पनौती है, मान लिया राहुल गांधी के लिए पनौती है, गांधी परिवार के लिए पनौती है, कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है। तो इस देश को ऐसी पनौती चाहिए जो ये भ्रष्टाचार करने वाले गांधी परिवार, अत्याचार करने वाली कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दे, नेस्तनाबूद कर दे, ऐसे ही चाहिए। और आप बोलते रहिए। आपके नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में क्या, कौन से शब्द का प्रयोग किया था? लेकिन जब आप मोदी जी को गाली देते हैं ना, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तो इस देश के गरीब के दिल पर वो गाली लगती है, इस देश के ईमानदार कर्मठ लोगों के दिल पर वो गाली लगती है। और आप गाली देते रहिए, आपको साधुवाद, आप इसी भाषा का प्रयोग करते रहिए। एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति। चलिए, मैं असहमत हूं। मैं नहीं समझती राजनीति में किसी भी स्तर पर ये इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए तो कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी नेता के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी इस देश के नागरिक के लिए इस तरह का शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये संस्कृति नहीं है कि हम एक दूसरे को इस तरह के नामों से बुलाएं। लेकिन आपने आशुतोष जी का जिक्र किया, तो आशुतोष जी राइट ऑफ रिबटल रखते हैं। आशुतोष जी, जवाब दें। नहीं, मैं, आप जानती कि मैं शलभ को जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, तो इसलिए जवाब देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दो तीन चीजें हैं। पहली बात है, भारत की राजनीति के अंदर कोई नई संस्कृति नहीं हुई है। ये बहुत पुरानी संस्कृति है और इस संस्कृति में एक दूसरे के पर कटाक्ष भी किए जाते हैं, एक दूसरे पर हमले भी किए जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि मनमोहन सिंह वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा और पढ़ के वो ऑक्सफोर्ड तक गए और दुनिया के एक बड़े इकोनॉमिस्ट के तौर पर आए और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनको कभी ये क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती है। मनमोहन सिंह के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया गया। और क्या कहा गया कि रेनकोट पहन के पानी के नीचे नहाते, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये कोई नई संस्कृति नहीं है। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो प्रधानमंत्री उस सरकार पर हमले करने के लिए नए नए जुमलों का इस्तेमाल करती है और उसको लगता है इसके माध्यम से वो जनता का अट्रैक्शन अपनी तरीके से कर लेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी इन शब्दों का इस्तेमाल करती थी और मुझे अच्छी तरीके से याद है, शिखंडी शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने किया था और तब किया था जब आप सोच भी नहीं सकते। तो आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया जा रहा है, केंद्र की राजनीति के अंदर देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ 2 बार का बहुमत उनके साथ है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के लोग उनके ऊपर हमले कर बैठ। क्या प्रधानमंत्री जी लोगों को छोड़ देते हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल, मूर्खों का सरदार। तो अगर आप मूर्खों का सरदार कहेंगे तो दूसरा भी उसी तरीके से उसका रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ नहीं लगता। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो दाल चावल के साथ साथ इस तरीके का तड़का भी होना चाहिए, थोड़ा सा मिर्च भी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्याज भी होना चाहिए, थोड़ा सा अचार भी होना चाहिए, तब तो राजनीति का मजा आएगा। तब तो नाविका जी बैठ के यहाँ पे कुछ डिबेट डिस्कशन कर पाएंगी। नहीं तो बहुत सूखी सूखी खिचड़ी अगर नहीं, अचार और सलाद सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कंकड़ तो नहीं होने चाहिए दाल चावल में। लेकिन आप मूल सवाल से भटक गए। रेस्क्यू की जब बात आती है तो इतना तंग दिल क्यों? इतना तंग दिल क्यों कि एक इकोसिस्टम आज लगा हुआ है ये बताने के लिए कि ये डाइवर्सिटी है, ये मोदी का कमाल नहीं है, ऐसा क्यों? आशुतोष जी, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, उसमें देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है या देश के मुख्यमंत्री का क्या, प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या काम है? भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर इस देश के अंदर कहीं किसी भी कोने में अगर किसी तरीके की आपदा आएगी तो देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसको ये काम निभाना ही पड़ेगा। अगर वो अपने कमरे में बैठकर खाली नहीं बैठ के देख सकते। तो अगर प्रधानमंत्री जी को अगर चिंता थी तो वाजिब चिंता थी, अगर वहां के मुख्यमंत्री को चिंता थी तो वाजिब चिंता थी। लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि हम सिर्फ धामी जी की वजह से वहां पे निकल पाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से निकल पाए, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते या फिर एच.डी. देवेगौड़ा होते तो शायद वो चिंता ही नहीं करते। ये जो सोच है, यही सोच तो इस देश की राजनीति को अलग अलग करने की कोशिश करती है ना। भाई मैंने तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखा है जो कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन लगातार कॉन्स्टेंटली कोई भी आपदा हो उसमें लगातार जुटे रहे उन्होंने। मैं हर्षवर्धन जी को लाऊं, इससे पहले 2 हाथ ऊपर उठे हैं। तो आदिल हसन साहब, बिल्कुल ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री जी का तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो कई लोगों की बहुत सारी है, कितनी ड्यूटी निभाई जाती है पहले ये भी गिना दीजिए। और दूसरी बात आपदा में जिस तरह से मोदी जी ने इस बार नहीं पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो कुवैत से अपने मिडिल ईस्ट से अपने भारतीयों को वापस लाना हो या कई बार यूक्रेन से लाना हो, कितनी चीजें हमने देखी हैं। और एक गरीब मजदूर की जिंदगी की कीमत क्या होती है, वो 17 दिन तक जिस तरह से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, मशीनें लाई गई, आखिरी दौर तक किसी ने कोई चांस नहीं लिया, हर वो कोशिश की गई जिससे इन लोगों की जान बच सके। लेकिन इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि इसमें कौन किस धर्म, कौन किस मजहब से था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये सही है? क्या ये प्रिंसिपली सही है? क्योंकि आपकी पार्टी कहती है वो संविधान से चलती है। मैम, पहली बात तो आप राहुल गांधी का जो चला रहे थे, तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ईडी ओवैसी साहब के घर नहीं जाता है, सीबीआई नहीं जाता है, तो राहुल जी को बता दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला हुआ था, 6 बुलेट चलाया गया था उनके गाड़ियों पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यहाँ 18 स्टिच लगे हैं, उनको पुलिस ने मारा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल गए हैं। ये राहुल जी जो ककून में रहते हैं उनको नहीं पता चलता है क्या, क्योंकि वो एसपीजी सुरक्षा में रहते हैं, इसलिए उनको चावल दाल नहीं पता चलता है, आलू का रेट क्या है नहीं पता चलता है। आलू डालो तो प्याज निकलेगा, प्याज डालो तो आलू निकलेगा। और उसके बाद जहां तक आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी चाहे राहुल जी हो चाहे प्रधानमंत्री, दोनों हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए सम्मान करें, और प्रधानमंत्री होता है, कोई भी रहे उसके लिए सम्मान होता चाहिए। क्योंकि अगर बात, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात की, दीदी वाली बात की, तो जो करेगा तो जैसा बोइएगा वैसा पाएंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं, ये फिरोज है, मुन्ना है, कुरैशी है, राशिद है, इरशाद है, मोनू है, सौरभ है, वकील है, हसन है, इससे प्रधानमंत्री जी अब कपड़े से नहीं जाने जाएंगे। कम से कम सीए एनआरसी में इनका नहीं माना जाएगा कि इनका डॉक्यूमेंट्स कहां है। और प्रधानमंत्री जी बतलाएं कि उसके बाद भाजपा के आईटी सेल वाले एआई के द्वारा क्यों फर्जी पोस्ट चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री का दायित्व है, चीफ मिनिस्टर का काम है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ उस पर क्यों नहीं बात की, बिहार में रेल दुर्घटना हुआ उस पर नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक नहीं ना, सिलेक्टेड नहीं, कश्मीर में इतने 370 हटने के बाद इतना आतंकवादी घटना हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं किए। 5 लोग शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जी उस दिन एयरफोर्स पे प्लेन चला रहे थे, एक ट्वीट नहीं आता है। तो हर जगह इवेंट नहीं ना चलता है। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि इवेंट नहीं है, देश के 9.5 साल हो गया, देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर पूछ रहा है। और राहुल जी पनौती बोल के और चौकीदार बोल के नहीं होगा, सीरियस प्लेयर बनना पड़ेगा। कल और पिछले 17 दिनों से एक इवेंट चल रहा था उत्तरकाशी में, और वो इवेंट का माइलेज लिया जा रहा था, ये कहना है आदिल हसन भाई का। अब इस पर मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। नहीं मैडम सुन लीजिए। नहीं, आपने कहा इवेंट चल रहा था, आपने कहा इवेंट चल रहा था, और हर चीज इवेंट है, हर चीज इवेंट है। और प्रधानमंत्री का तो दायित्व भी यही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले जवाब दे ले, फिर आप काउंटर करिएगा। हर्षवर्धन, अरे एक नविका जी 30 सेकंड मैडम, मुझे लगता है 30 सेकंड बोलने दीजिए कि राजनीति में बेहयाई और बेशर्मी जहां पहुंच गई है, वहां शायद अब इस तरह की बहस, चर्चा, डिबेट, इसका बहुत मतलब नहीं रह जाता। आपके साथ और 2024 के लोकसभा चुनाव तक शायद ही इस पर कोई रोक अब लग पाएगी। लेकिन उस सब की चिंता मुझे होती नहीं है, क्योंकि नेता लोग मानेंगे नहीं, एक दूसरे पर टिप्पणी करेंगे। और ठीक है, प्रधानमंत्री को अगर कोई कुछ कहेगा, मीम बनाएगा, तो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन एक चिंता मेरी है नविका जी, अभी हम ही लोग चुनाव के वक्त कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो कम्युनल पार्टी है, हिंदू मुसलमान करती है। नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो किससे बात करते हैं? क्या उन्होंने सबा अहमद को किनारे कर दिया था क्या? ये तो बड़ा आसान था। 41 मजदूर थे, 4-5 लोगों ने बात की, क्यों सबा अहमद से बात करते, किनारे कर देते? जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो पुष्कर सिंह धामी बात करते थे टनल में, लोग क्या जरूरत थी? गब्बर सिंह नेगी का नाम लेते, पहाड़ का भी आदमी था, भावनाएं भी ठीक रहती। ये इतने घटिया और इतने कुत्सित मानसिकता के साथ देखा जाएगा लोगों को। ये सोचिए जरा, अभी टीवी पर ये सब चल रहा है, ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता, ये जो सस्ते ट्रोलर बन गए हैं,
ये जो नाम लिख लिख के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को ना अब्दुल हमीद भी मुसलमान दिखता है, ऐसे ही लोगों को हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान दिखते हैं। और ऐसे ही लोगों का संकट है जिनकी वजह से जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसको मुसलमान कहकर दूसरे को ढकने की कोशिश करते हैं। और ये बेहद खतरनाक है नविका जी, क्योंकि आज भारत का हर नागरिक जो भी इस पूरे अभियान में शामिल था, और इसमें जरा सा भी शब्द बचाना नहीं चाहिए, भावनाएं बचानी नहीं चाहिए। हम पत्रकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे, कुर्सी पर सब बैठे रहते हैं, लेकिन इस तरह से इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जितनी हमारी एजेंसी हो उसके प्रमुख लोग हों, मुझे तो नहीं ध्यान में आता कि ऐसे किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के समय किसी मुख्यमंत्री ने अपना कैंप कार्यालय वहां शिफ्ट कर दिया हो। मुझे तो ध्यान में नहीं आता। कोई घटना ऐसी हुई हो तो कोई बताए। और ठीक है, जब जो कुर्सी पर रहा उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना थी। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपके आंख में इस देश के हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं चाहिए, पहाड़ के व्यक्ति को भी चाहिए। अब अगर उसमें कोई रोड़ा अटकाए अलग अलग तरीके से, मैं बार बार कहता हूं सेफ्टी ऑडिट कराइए, जांच कराइए, लेकिन पहाड़ के आदमी को भी उतनी सुविधा मिले, बुनियादी सुविधा जितनी हमको आपको मिलती। बिल्कुल। हर तरह से ये जो खतरनाक ट्रेंड चला है, कम्युनलाइज कौन कर रहा है, कम्युनल पार्टियां कौन है, कम्युनल नेता कौन है, उनको पहचानिए। हसन साहब आपने एक और बात कही और फैक्चुअली मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने सिक्किम की बात कही। सिक्किम पर प्रधानमंत्री ने वहां बात भी की थी, ट्वीट भी किया था। आपकी रिसर्च कुछ कमजोर है, लेकिन भाई बात करना फर्ज है। कोई एहसान किए क्या मैडम? अरे एहसान किए क्या प्रधानमंत्री? नहीं, एहसान नहीं। अरे बात एहसान करें या ना करें, पर आपने कहा नहीं किए, आपने कहा नहीं किए। फैक्चुअली मैं फैक्ट करेक्ट करा रही हूँ। एहसान किए या नहीं किए ये आप अपने हिसाब से सोचें। 5 आदमी मरा, उस दिन शहीद हुआ, उस दिन एयरफोर्स का प्लेन चला रहे थे, उस पर प्लेन चला रहे थे, उस दिन टीवी शो चल रहा था, 5 आदमी शहीद हुआ, सैनिक। आप टीवी शो चल रहा था, तेजस को एयर शो कह रहे हैं, आप तेजस को एयर शो कह रहे हैं। वो एकदम तो क्या बोलेंगे? इंडियन, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, क्या बोलेंगे? करोड़। प्रतिभा पाटिल भी चलाई है, प्रतिभा पाटिल भी चलाई है राष्ट्रपति। ऐसा थोड़ी है कि पहला आदमी कोई चलाया है। शलभ त्रिपाठी जी, पहला कोई आदमी थोड़ी चलाया है। तब अगर प्रतिभा पाटिल ने चलाया, और उस वक्त भी मुझे याद है टेलीविजन पर सब जगह चला, तो इन्हें एयर शो नहीं लगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया तो वो एयर शो हो गया, टीवी शो हो गया। ये सोच है, ये सोच है, या ये किसी न किसी तरीके से विपक्ष का यही नैरेटिव है? वोटिंग के दिन चला रहे थे। देखिए यही तो समस्या है। प्रतिभा पाटिल जी ने चलाया, और भी लोगों, नाविका जिनको शांत करा दीजिए। नेशनल टीवी पे कैसे डिबेट करते हैं थोड़ा बता दीजिए। मुझे लगता है शायद पहली बार अवसर दिया आपने इनको। थोड़ा अपनी बारी पे बोलिए, हम लोग आपकी बारी पे आपकी बात सुन रहे हैं। आपसे नहीं सीखना पड़ेगा। प्रतिभा जी ने चलाया हो, किसी ने भी चलाया हो, समस्या ये है कि मोदी जी ने कैसे चला दिया। मोदी जी से नफरत की इंतहा इतनी ज्यादा है कि मोदी जी ने कैसे चला दिया। और मैं तो कई चेहरों को, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, हम तो ये मानते हैं कि 140 करोड़ का देश दुआ कर रहा था, जो लोग हमारे श्रमिक भाई फंसे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मैं देख रहा हूं कि बहुत से चेहरे और बहुत सी पार्टी के जो उनके सीनियर लीडर्स थे, उनके चेहरे तो अचानक जैसा लगा कि वो क्या हो गया। जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, जैसे ही सफल हुए, जैसे ही वो सभी के चेहरे पे, पूरे देश के चेहरे पे खुशी दौड़ी, मुझे लगता है कुछ लोग बहुत मायूस हो गए, क्योंकि वो शायद किसी और तरह की अपेक्षा लिए बैठे थे। और उसके बाद से जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं, कुछ देर तो रुक जाते, 12 घंटे 24 घंटे तो रुक जाते। आप देखिए जिस प्रकार की भाषा आ रही है, जिस प्रकार की शब्दावली आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे अभियान को किस प्रकार से चुपचाप रहकर, किस प्रकार से पूरे अभियान का नेतृत्व किया, ये वही लोग जान सकते हैं जो इस पूरे अभियान से जुड़े रहे। किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री वहां जाकर वो कैंप किए रहे, किस प्रकार से पूरी उत्तराखंड सरकार लगी रही। और मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आशुतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोई श्रेय लेने की बात ही नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है हमारी, ये तो जवाबदेही है हमारी। भारत के एक एक नागरिक के प्रति हम सबकी जवाबदेही, हम सबकी जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री जी ने वही तो काम तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, इस बात से इतनी क्यों चढ़ा आपको? प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व किया, इस बात से क्यों नफरत है आपको? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके ऊपर पूरी तरीके से उनकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन जिस तरह से ये काम हुआ,
वहां पर केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं। वाकई अगर आपको कोई इस तरह का वाकया याद हो कि हादसे में इस तरह से काम हुआ है तो याद करा दीजिए, हम भी अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लें। नाविका जी, मुझे लगता है कि देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों को इस तरीके से बिलिटिल नहीं करना चाहिए। आप मुझसे पूछ रही कौन प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया, क्या दूसरे प्रधानमंत्री, इसका मतलब उनको जिम्मेदारी नहीं थी क्या वो अपने काम जिम्मेदारी के साथ नहीं, अगर जिम्मेदारी के साथ नहीं काम करते तो उनको प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है? क्या इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को जो संसद के ऊपर हमला हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया? क्या नहीं जिम्मेदार ठहराया? जो छत्तीसगढ़ वाला जो जब मैसेकर हुआ था, क्या उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार ठहराया? नहीं जिम्मेदार ठहराया। ये जो एक नई टेंडेंसी निकल आई इस देश की राजनीति के अंदर कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का ख्याल रखते, बाकी के प्रधानमंत्री तो किसी लायक नहीं थे, किसी काबिल नहीं थे, उन्होंने तो कभी कोई काम किया नहीं है। कृपया इस चीज को इस तरीके से कह के देश के बाकी प्रधानमंत्रियों का अपमान न किया जाए। मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे भी और बाकी तमाम लोगों से भी। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा। और 2008 में भी किसी ने नहीं 2008 में भी किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया था, तो ये भी आप मत भूलिए। लेकिन आप डिबेट को तो फिर से दूसरे डायरेक्शन में ले रहे हैं। रिस्पॉन्स सिस्टम एक इस तरह की आपदा के लिए आप रिस्पॉन्स सिस्टम पर बात करिए, मैं प्रधानमंत्रियों पर बात नहीं कर रही। नहीं, आप जब ये कह रही हैं तो उस कहने का मतलब ही यही है कि चूंकि नरेंद्र मोदी थे इसलिए रिस्पॉन्स सिस्टम था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब कुवैत के ऊपर हमला हुआ था, जब इराक ने किया था, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था? और जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन और ऑपरेशन किया जा रहा था, उसकी क्रेडिट किस प्रधानमंत्री ने ली थी? किसी प्रधानमंत्री ने उसकी क्रेडिट नहीं ली, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है ये। और मेरा मानना यह है कि इस देश में जो अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो भी इसी तरीके से रिस्पांस होता। मंत्री पहुंचते, मंत्री नहीं पहुंचते, इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना रिस्पांस किस तरीके से करते हैं। और मेरा मानना है कि भारत की जो बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है आशुतोष जी, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं किया क्योंकि माहौल ऐसा बनाया गया था। 4 दिन से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कह दीजिए अगर मैं गलत कह रही हूं, 4 दिन से यही कहा जा रहा था, अरे तेजस उड़ा रहे हैं उत्तरकाशी में, हमारे वर्कर वहां पर फंसे हुए हैं, इनको कोई फिक्र नहीं। कोई कह रहा था कि ये अपने इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, उत्तरकाशी नहीं आएंगे, इनको उत्तरकाशी जाना चाहिए था। तब किसी ने ये नहीं कहा कि वो आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष जी गौर फरमाइएगा, किसी ने नहीं कहा था, बार बार यही कहा जा रहा था पनौती हैं, नहीं जा रहे, और कैमरा लगा दो तो आ जाएंगे, और तमाम तरह की चीजें। शायद आशुतोष जी के नजर में ये चीजें आई नहीं। देखिए नविका, मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग आज मुन्ना कुरैशी को हीरो बना रहे हैं और उसको मुसलमान होने की वजह से हीरो बना रहे हैं, वो हम सब का हीरो है। लेकिन वो मुन्ना कुरैशी या वसीम खान हो, जो लोग हैं वो घटिया हरकत कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो उस पर टिप्पणी कर रहा है, जिन्होंने उनकी पहचान की है, वो कम्युनल हैं, ये फांसीवादी लोग हैं, जो इतने बड़े संवेदना वाले वक्त में किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी जाति को, किसी धर्म को उसके आधार पर पहचान रहे हैं। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की तो क्या कहा हम एक परिवार की तरह थे। लेकिन ये जो घटिया लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो, और कल को जब कुछ होगा तो कहेंगे ना आप क्यों कुछ कह रहे, तब आतंकवादी क्यों मुसलमान खोज रहे। ये शर्मनाक हरकतें करना बंद करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री उसका जवाब दे लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम पार्टी है, लेकिन देश को हिंदू मुसलमान में बांटना, और इस समय में इतने संवेदनशील वक्त में 17 दिन वो लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर रहे, योग करते रहे। आपको याद होगा जब योग दिवस होता है 21 जून को, तो बहुत से लोग उसमें भी हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ये सारे कम्युनल लोग हैं, फांसीवादी लोग हैं, लोगों के हाथ ऊपर जा रहे हैं। आशुतोष जी भी आना चाहते हैं, पहले हसन भाई आप, और फिर आशुतोष जी, और फिर शलभ मनी जी आती हूं। हसन, आदिल हसन। असल बात, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर का लोग खोज रहा है। प्रधानमंत्री जी को खोज रहा था कि
पुलवामा में जो अटैक हुआ था चार्टर्ड प्लेन क्यों नहीं दिया था, ये लोग खोज रहा है। प्रधानमंत्री जी पर फर्ज है वो काम करना, ऐसा नहीं। और इंटरनेशनल आपको टनल को इवैक्यूएट कराने के लिए क्यों लाया गया? आप क्यों नहीं ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे थे, क्यों नहीं आपके पास इक्विपमेंट था जो आपको बाहर से लाना पड़ा, बाहर से एक्सपर्ट लाना पड़ा? इंडिया में क्या 135 करोड़ में एक्सपर्ट की कमी है क्या? प्रधानमंत्री टीवी शो से बाहर निकले और ये सब पर ध्यान दें। जर्मनी से क्यों नहीं लाया गया, अमेरिका से क्यों नहीं लाया गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ की मशीनें क्यों नहीं लाई गई, अमेरिकन ऑगर मशीन क्यों लाई गई? अब ऐसे हालात हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये गलत। मैं महिला हूं तो मैं सिर्फ एक लाइटर वेन में कह रही हूं कि जिस तरह से टेलीविजन सीरियल में दिखाया जाता ना, घर की बहू कभी कुछ सही करती नहीं, सासू मां हमेशा डांटती है कि ये भी गलत वो भी गलत, ये इस तरह की स्थिति हो गई है। तो पहले से क्यों नहीं तैयारी हुई? नाविका जी अभी मैं सुन रहा था, पहले से आशुतोष जी कह रहे थे में आपने तैयारी नहीं की? नाविका जी शांत करें, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ये कौन उत्पाती टाइप के व्यक्ति बैठा दिया है आपने? ऐसे बात नहीं हो पाएगी, बीच में टोक रहे हैं। नहीं, मैं भी सुन रहा था, आशुतोष जी कह रहे थे मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, मैंने बहुत कुछ सीखा आशुतोष जी से। मैं सिर्फ 2-3 घटनाओं की तरफ याद दिलाना चाहूंगा। जब इस देश में मुंबई में हमला हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसको नहीं पता कि उस वक्त एक बहुत जिम्मेदार मंत्री थे जो कपड़े बदल रहे थे। आपको याद है कि नहीं याद है? पार्टी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, जिन पर यह आया कि वो पार्टी कर रहे थे उस दौरान, अगले दिन शूटिंग कराने पहुंच गए थे। कितनी संवेदनाएं थी। आज जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है ना, तब पाकिस्तान के लड़के भी, पाकिस्तान के जो यूथ हैं वो भी भारत का तिरंगा लेकर निकलते हैं, क्योंकि भारत ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो तो हमारा एक एक नागरिक सुरक्षित लौटे। जब यहां पर आप देखिए अफगानिस्तान के भीतर जब तालिबान तख्ता पलट करता है, आप देखिए किस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि दुनिया भर के मुल्कों के साथ वो क्या कर रहे थे, पर जैसे ही भारत के लोग निकले ससम्मान उनको लाया। फिर भी कहते हैं नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी लड़के भारत का झंडा लेकर निकले, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, हमारे इतने बड़े श्रमवीर फंसे रहे, लगातार प्रधानमंत्री मॉनिटर करते रहे, कहते प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आप अगर तुलना ही कर रहे हैं तो जरा जब इस देश में मुंबई पे हमला हुआ था उस दौरान सरकारें क्या कर रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और लोगों ने इस देश के देखा है कि जब पाकिस्तान अटैक करता था तो हमारे इस देश के जो जिम्मेदार लोग थे अमेरिका के पास जाते थे, कहते थे बचाओ बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ। आज पाकिस्तान जैसा मुल्क अमेरिका और दुनिया में घूमता है और कहता है भारत से बचाओ, भारत से बचाओ। ये परिवर्तन हुआ, आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे पर इस देश के लोग स्वीकार करेंगे, इस देश के गरीब स्वीकार करेंगे, इस देश के ईमानदार लोगों को पता है कि आज कोई कपड़े नहीं बदलता। आज ही मणिपुर में एक पुराने संगठन के साथ अग्रीमेंट भी साइन हुआ है। मणिपुर में काम चल रहा है और ये विजुअल्स भी हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने हथियार डालकर सरकार के सामने एक तरह से अग्रीमेंट किया है कि अब वो इस तरह के आर्म्ड प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये सब काम चल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मणिपुर के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं सवालों के जवाब दूंगा। तो पार्लियामेंट नहीं चलने दी, गृह मंत्री को जवाब नहीं देने दिया कि प्रधानमंत्री आएंगे। क्या ये सकारात्मक राजनीति है? एक ये भी सवाल है। लेकिन पब्लिक के कई और सवाल हैं। आशुतोष जी आ रही हूं। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, कांग्रेस के दिग्गज कभी इस बात पर चिंतन क्यों नहीं करते कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान थामी है, कांग्रेस बार बार हार क्यों रही है? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, मोदी जी ने टनल में फंसे सभी 41 लोगों को सकुशल बाहर निकालकर कांग्रेस और एआईएमआईएम की देश में नफरत फैलाने वाली सोच को क्या सचमुच बड़ा धक्का दिया है? राजीव का कोटा से सवाल है, अब की बार श्रमवीरों का रेस्क्यू हुआ था, कभी भोपाल गैस कांड में अपराधी का रेस्क्यू हुआ था, फिर उन्हें दिक्कत नहीं होगी? जवाब दीजिए वरुण पुरोहित जी। नाविका जी, एक देश में अलग तरीके का नैरेटिव चल रहा है कि बीजेपी या मोदी जी कोई काम करे तो उसकी तो तारीफ करो, कांग्रेस ने कोई काम किया उसकी तारीफ मत करो।
इंडियन यूथ कांग्रेस ने कोरोना में क्या काम किया, इनके लोगों ने सहायता मांगी, उसकी तारीफ नहीं करते। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने शानदार काम किया जिसका प्रधानमंत्री जी तारीफ करी, उसकी जम के बीजेपी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। और एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात ये 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ, मैंने किया। तो भाई आप अपने पिताजी दादाजी सबको अंडरस्टैंड बोलते हो, ऐसा संस्कार मेरे में नहीं है। पूर्वजों ने काम किया, उसी के खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं। तीसरा ऑब्जेक्शन, हर्षवर्धन जी घटिया शर्म कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, मैंने आप कहोगे आप क्यों ले रहे हो। तो जो आज की बीजेपी और उसके समर्थक हैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे तो इनको भी सुनना पड़ेगा। मैं नहीं हूंगा तो कोई दूसरा जो जिसके संस्कार थोड़े हल्के होंगे वो इनको जवाब देगा गंदे गंदे शब्दों में, इनको भी समझ में आ जाएगा। तो वो तो देश है 141 करोड़ का, जैसा आप करोगे जैसा आप काटोगे। तो मैंने तो आपको हमेशा कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी हो सब रेस्पेक्टेबल हैं, सब अच्छा काम करते हैं। पर ये 2014 पहले कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 2014 के पहले कुछ नहीं किया। और खुद कोई आदमी खुद के नारे लगवाए, बोलो मोदी की गारंटी, मोदी जी के कोई फार्म हाउस है जो गेहूं उत्पादन होता है 80 करोड़ को अनाज देते हैं। तो ये जो चीज है ना आत्ममुग्धता, इसकी बात कर रहे हैं। कोई मोदी जी के कार्य प्रणाली, एक बुजुर्ग होकर के भी 75 साल के इतना परिश्रम कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं कर पाता। अब आपसे सवाल देते नहीं बन रहा है वरुण पुरोहित जी। सवाल सीधा था, भोपाल गैस में क्या हुआ ट्रेजेडी में और अब क्या हुआ, जनता का सवाल है, मेरा नहीं है। जनता को याद है नहीं, राजीव गांधी जी ने राजस्थान में अकाल पड़ा था, नाविका जी राजस्थान में अकाल पड़ा था, राजीव गांधी ने गांव-गांव जाके चारा पहुंचाया था, उसकी तारीफ नहीं करेंगे लोग। भोपाल आ जाइए, वहां भोपाल में भी चुनाव थे, आप राजस्थान क्यों चले जा रहे हैं? भोपाल में आइए, ट्रेन भोपाल की है। नहीं, एंडरसन को किसने भगवाया था प्लेन में बिठवा के? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरुण पुरोहित जी का थोड़ा मेमोरी लैप्स हो रहा है। आशुतोष जी आ रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, थोड़ा मेमोरी लैप्स है भोपाल गैस ट्रेजेडी पर, बता दीजिए। एक लाइन नविका जी मैं बोल दूं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई अगर इस तरह के संवेदनशील समय में हिंदू मुसलमान कर रहा है तो घटिया से मिलके वो घटिया ही है। और अगर रही बात ये कि कोई हल्की टिप्पणी करेगा तो इससे बहुत चिंता नहीं होती। आजकल कांग्रेसी नेता प्रवक्ता इसमें बहुत आगे चले गए हैं, हम लोग तो अभी वो संभव नहीं कि कर पाए। वरुण जी तो भले व्यक्ति हैं, तो उनको करो ना टिप्पणी, आप यहाँ बैठ के क्यों कर रहे हो? आगे की बात ये, वॉरेन एंडरसन भगाया गया और इतना भर नहीं है, पूरे देश की संप्रभुता दांव पर लग गई। अमेरिका से फोन आया और राजीव गांधी की सरकार नतमस्तक हो गई। उस वक्त की रिपोर्ट्स पढ़िए तो सिर शर्म से झुक जाता है। और पूरा अरुण जेटली से मिलकर कौन भागा? अरुण जेटली से मिलकर कौन भागा? अरुण जेटली से मिलके कौन भागा? अरुण जेटली से मिलके कौन भागा? हमारे बीच में नहीं है और वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक एडवोकेट थे। आप उनको दोहराइए मत, लेकिन फिर भी आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, जवाब मत दीजिए। लेकिन आशुतोष जी पहला भारत में मैं देखा हूं जी। आशुतोष जी देखिए, मैं भी एक चीज के लिए मैं आज हर्षवर्धन जी को बहुत साधुवाद दूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा कि जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा इस देश के अंदर जो लोग हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, फांसीवादी राजनीति करते हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए हर्षवर्धन जी के साथ हूं 100%। इस देश के अंदर जो लोग भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं वो घटिया राजनीति करते हैं और इस देश के साथ, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए, ऐसी राजनीतिक पार्टियों की भी निंदा होनी। बिहार में हुआ कि नहीं? बिहार में जब हॉलीडेज, जब छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं और हिंदू छुट्टियां काटी जाती हैं, आप उनके बारे में भी कहेंगे? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, मैंने लालू यादव का नाम नहीं लिया, मैंने भी राज्य का नाम लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने भी किसी राज्य का, मैंने सिर्फ मुद्दे का नाम लिया। नहीं, मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों की निंदा होनी चाहिए और राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया। आशुतोष जी तुरंत निंदा कीजिए कि जिन्होंने मुन्ना कुरैशी, वसीम खान का चरित्र चित्रण करने की कोशिश की, वो भी घटिया लोग हैं इस संवेदनशील समय में, तुरंत करिए निंदा।
100% मैं निंदा करता हूं। मैं दाएं बाएं बात करता ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में निंदा करता हूं। जो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं शलभमणि त्रिपाठी जी प्रधानमंत्री का दायित्व था, उन्होंने किया, लेकिन इसमें भी जब मजहब ढूंढा गया तो हिंदू मुस्लिम इस देश में कौन कर रहा है? मुझसे सवाल है? नहीं, ये तो देखिए सभी को पता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी, ये तो बहुत, मेरी आवाज आ रही है नाविका जी? जी जी आ रही है, बोलिए। इस देश में बहुत अच्छी बात आशुतोष जी ने भी कही, बहुत अच्छी बात हर्षवर्धन जी ने भी कही। मुझे तो याद आता है कि बाटला एनकाउंटर हुआ था और मोहन शर्मा जी थे, इंस्पेक्टर थे, उनका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, डेंगू हुआ था उसको दिल्ली में, और बाटला में एनकाउंटर की सूचना मिली कि वहां आतंकवादी छुपे हैं और भागकर गए वो बेचारे, और बेटा जिंदगी मौत से दिल्ली के अस्पताल में जूझता रहा और मोहन शर्मा जी इंस्पेक्टर साहब शहीद हो गए। उनको लाद कर लाया गया, शहीद हो गया, अस्पताल पहुंचाया गया। उस पर किसने राजनीति की? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बड़े नेता ने इस देश के कहा कि जब एनकाउंटर हुआ, आतंकी मारे गए, तो इस देश की एक बड़ी नेता रो रही थी। क्या है ये? आप किस प्रकार से शहीदों को बांटते हैं, आतंकियों का धर्म तय करते हैं, आतंकियों को लेकर किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करते हैं? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां ना राजनीति की जगह होती है, ना वोट बैंक की जगह होती है। ये चीजें सिर्फ भारतीयों के लिए होती है। अगर उस सुरंग से, सिलक्यारा सुरंग से 41 हमारे कर्मवीर बाहर आए तो वो क्या थे? वो भारतीय थे, वो सब हमारे आपके भाई थे। और 700 लोग जो लगे हुए थे, 24 घंटे 17 दिन लगे रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वो कौन थे? वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, या वो भारतीय थे जो अपने भाइयों को बाहर निकाल रहे थे? जो एक्सपर्ट्स थे वो क्या थे? वो हिंदू थे या मुसलमान थे? वो कौन थे? क्या अब इस मुद्दे पर भी इस तरह की लकीरें खींची जाएंगी? क्या इसी तरह से इस देश में एक नहीं, बार बार विभाजन होता रहेगा? सोचने की बात है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इस देश को जोड़ने के लिए इस देश के लोग काफी हैं। अगर राजनीति में इस तरह के सोच ना आए तो ही बेहतर। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट से लेती हूं धन्यवाद और दर्शकों आपसे भी लेती हूं इस वक्त विदा। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। नमस्कार, जाइएगा मत।